हेलो फ्रेंड्स एंड एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल। सो डियर एस्पिरेंट्स, आज की क्लास में एक एक्स्ट्रा क्लास है ये, और इसमें हम एक क्विज़ डिस्कस करने जा रहे हैं और ये मिसलेनियस क्विज़ रहेगा। इसके अंदर आप वोकेबलरी और ग्रामेटिकल कंसेप्ट से डील करेंगे, ठीक है? तो जानने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड के अंदर आपको एरर स्पॉट करना है, एरर लोकेट करना है कि कौन सी जगह पे एरर है। द टू मेन वर क्वेरलिंग विद वन अनदर क्लेमिंग द सेम वॉच एज देयर ओन। कहता है कि दो पर्सन्स लड़ रहे थे एक दूसरे से। क्वेरल का मतलब लड़ना झगड़ना होता है। विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ। विद एक प्रेपोजिशन है, वन अनदर इसका ऑब्जेक्ट है, और वन अनदर का यूज़ आप करते हैं एक दूसरे के लिए जब आपको सेंस देना होता है। पर जब आप की जो संख्या होती है पर्सन्स की, वो मोर देन टू होती है। पर अगर आप दो की बात करते हैं तो वहाँ पर आप ईच अदर का इस्तेमाल करते हैं। आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टू पर्सन्स देन वी आर सपोज टू यूज़ ईच अदर, एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन टू पर्सन्स वी आर सपोज टू यूज़ वन अनदर इन दैट केस। तो यहाँ पर दो पर्सन्स लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये वॉच है वो मेरी है। तो दो पर्सन्स के लिए आप आंसर क्या देंगे? ईच अदर, ईच अदर। तो क्लियर हो जाना चाहिए दोस्तों। तो फर्स्ट का आंसर क्या रहेगा आपका? इट विल बी ऑप्शन नंबर बी, इसमें एरर है। नेक्स्ट इज एवरीबडी नोज। एवरीबडी नोज, एवरीबडी एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है और जिसके लिए सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है। ये नो के साथ एस का यूज़ करना ज़रूरी है। दैट भूटान एक कंट्री का नाम है, कंट्री के नाम के साथ आर्टिकल नहीं लगता, दैट एक कंजंक्शन है। भूटान इज़ द मोस्ट पीसफुल एक सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है ऑफ ऑल अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पर एक गलती है, वो सोचो क्या? डियर एस्पिरेंट्स, यहाँ पर मोस्ट पीसफुल का इस्तेमाल किया है जो कि एक सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है। और सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का यूज़ जब करते हैं सेंटेंस में तो ऑल का इस्तेमाल तो सही है क्योंकि दो से ज़्यादा के लिए यूज़ किया जाता है सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का। पर यहाँ पर ये जो अदर लिखा हुआ है ना, अदर गलत है। अदर का इस्तेमाल आप तब कर पाते हैं जब आप यहाँ पर मोर पीसफुल देख रहे होते हैं, मतलब कंपेरेटिव डिग्री के साथ या एनी या ऑल का इस्तेमाल किया जाए, देन वी कैन यूज़ अदर। तो वहाँ पर आप अदर का यूज़ कर पाते हैं, अदर का यूज़ आप कर सकते हैं, सही है। बट मोस्ट पीसफुल इज अ सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स, और सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स के साथ अदर का यूज़ नहीं किया जाता। एक सेंटेंस में बोलता हूँ, ध्यान से देखिएगा। द गंगा इज़ द होलीएस्ट ऑफ ऑल अदर रिवर्स इन इंडिया। होलीएस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, ऑल के साथ अदर का यूज़ किया गया है, वो गलत है। आपका आंसर होना चाहिए द गंगा इज़ द होलीएस्ट ऑफ ऑल रिवर्स इन इंडिया। तो सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स का यूज़ जब सेंटेंस में किया जाता है तो आप ऑल के साथ कभी भी अदर का यूज़ ना करें। ये प्रॉब्लम पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ है, और ये रिलेटेड है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट से। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का मतलब एक सेंटेंस आपको गिवन होगा और उसके अंदर कुछ वर्ड्स बोल्ड होंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं अंडरलाइन करके दिया है ये, नॉर आई डिड। तो आपको देखना है कि ए बी सी में से क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जो इसे रिप्लेस कर सकता है। अगर आपको ये लगता है कि गलत है, अगर आपको गलत नहीं लगता है तो आपका आंसर रहेगा नो इम्प्रूवमेंट। तो सेंटेंस है शी डिडंट लाइक टू हैव कॉफ़ी। कह रहा है कि वो लड़की कॉफ़ी पीना पसंद नहीं करती है, नोर आई डिड, और ना ही मैं कॉफ़ी पीना पसंद करता हूँ। अब ये जो देख रहे हैं ना, नोर आई डिड, ये सिमिलर कंसेप्ट है, मतलब सिमिलर बात बता रहा है। ये शी डिड नॉट लाइक टू हैव कॉफ़ी जो लिखा हुआ है, ये यही बात बता रहा है, मेरे लिए भी यही बात है, मतलब कि मैं भी कॉफ़ी पीना पसंद नहीं करता। जब आप सेंटेंस के अंदर सिमिलर बात को रिपीट करते हैं, सिमिलर टॉक को रिपीट करते हैं, एक ही बात को रिपीट करते हैं, तो वो पूरी बात ना नहीं लिखते हैं। जैसे कि ऐसा नहीं लिखा हुआ नोर आई डिडेंट लाइक टू हैव कॉफ़ी, ठीक है? तो आप इसमें एक इन्वर्टेड फॉर्म का यूज़ करते हैं, मतलब कभी भी आपको यूज़ करना होता है, सेम बात को दर्शाना है सेंटेंस के अंदर, तो आपको इन्वर्टेड फॉर्म लगानी होगी। इन्वर्टेड फॉर्म का मतलब है हेल्पिंग वर्ब का यूज़ आप सब्जेक्ट से पहले करेंगे। हेल्पिंग वर्ब का यूज़ आप सब्जेक्ट से पहले करेंगे। यहाँ पर लिखा है आई डिड, तो डिड आई आपका आंसर रहेगा, नॉर डिड आई। एक सेंटेंस में आपके सामने, तो इसका आंसर ये रहेगा। एक सेंटेंस में आपको क्लियर करने के लिए लिख देता हूँ आपके लिए, ध्यान से देखिएगा। मैंने लिखा एवरी मेंबर
every member of the family is addicted and so Tom is। सो आपको बताना है सेंटेंस में गलती क्या है। कह रहा है कि प्रत्येक मेंबर फैमिली का एडिक्टेड है, आदी है किसी चीज़ का, इसलिए टॉम भी एडिक्टेड है क्योंकि टॉम भी उसी फैमिली का मेंबर है। तो ये जो बात लिखी गई है ना, सो टॉम इज़, ये किस चीज़ के लिए लिखी गई है? एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली इज़ एडिक्टेड। तो टॉम भी क्या है? एडिक्टेड है, ये बताने के लिए, जबकि एडिक्टेड यहाँ पर आगे नहीं लिखा गया। मतलब सो का इस्तेमाल किया जा रहा है इस बात को टॉम के लिए बताने के लिए। तो आपको इसे भी इन्वर्टेड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, यानी कि पहले हेल्पिंग वर्ब लिखा जाएगा, उसके बाद टॉम लिखा जाएगा। सो इट मस्ट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कभी भी सेंटेंस के अंदर अगर एक बात कही गई है, वही बात किसी दूसरे सब्जेक्ट के लिए भी दोहराई जा रही है, तो उस दूसरे सब्जेक्ट को आप हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखेंगे। ये कंसेप्ट है, ये एडवर्ब में कराया जाता है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 इज ताजमहल इज़ अ वर्थ सीइंग मोनूमेंट। सेंटेंस का अर्थ है कि ताजमहल जो है वो एक देखने वाला मोनूमेंट है, मतलब कि देखने लायक मोनूमेंट है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है ये। मैं इसे बहुत अच्छे से क्लियर कर देता हूँ आपको। मोनूमेंट क्या है? यहाँ पर एक नाउन है, ध्यान से देखिए। मोनूमेंट क्या है? एक नाउन है। ए आर्टिकल डेफिनेटली मोनूमेंट के लिए आया है। ये जो ए आर्टिकल है वो मोनूमेंट के लिए आया है। तो इसका मतलब वर्थ और सीइंग ये दोनों मोनूमेंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो ये दोनों क्या हुए? एडजेक्टिव्स हुए। ये भी वर्थ भी एडजेक्टिव है और सीइंग भी एडजेक्टिव है। पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, ताजमहल जो है वो एक देखने लायक मोनूमेंट है, तो वर्थ जो है वो मोनूमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, वर्थ जो है वो देखने को एक्सप्लेन कर रहा है। इसका मतलब वर्थ जो है वो एडजेक्टिव हुआ किसका? सीइंग का। और सीइंग क्या होगा यहाँ पर? सीइंग को एक नाउन बनना पड़ेगा, पर नाउन तो ऑलरेडी मोनूमेंट है। इसका मतलब इसका स्ट्रक्चर दूसरा होना पड़ेगा। आपको लिखना पड़ेगा इस सेंटेंस को कैसे? ताज महल is a monument which is worth seeing, worth SEEING seeing। ऐसा करने पे ये जो मोनूमेंट है वो नाउन रहा और वर्थ जो एडजेक्टिव रहा वो किसका एडजेक्टिव रहा? इस सीइंग नाउन का। तो नाउन को आप अलग करें, दो नाउन्स को आप इकट्ठे नहीं लिख सकते। ये जो एडजेक्टिव है वर्थ वो किसको बता रहा है? वो किसे क्वालिफाई कर रहा है? सीइंग को क्वालिफाई कर रहा है। तो आपको ये याद रखना है कि कभी भी सेंटेंस में वर्थ का यूज़ किया जाता है ना, तो उसके बाद में जेरेंड का यूज़ किया जा रहा है, वो पार्टिसिपल नहीं है, वो एक एडजेक्टिव नहीं है, वो जेरेंड होना चाहिए। अगर उसके बाद में एक और नाउन लिखा हुआ है तो उस नाउन को पहले लिख दो और वर्थ के साथ में जो नाउन लिखा हुआ है V1+ING उसे बाद में लिख दो। तो ताज महल इज़ अ मोनूमेंट वर्थ सीइंग। सो आपका आंसर रहेगा बी। ये क्लियर होना चाहिए। बढ़ते हैं आगे। फिलर्स देखिए। द हायर यू क्लाइम द मोर डिफ़िकल्ट इट डैश टू ब्रीथ। कह रहा है जैसे जैसे तुम ऊपर बढ़ते हो ना, जैसे जैसे तुम ऊंचाई पर चढ़ते हो, क्लाइंब करते हो, वैसे वैसे सांस लेना डिफ़िकल्ट हो जाता है। पहली बात तो ये कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, और यूनिवर्सल ट्रूथ को आप लिखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। द हायर द मोर। यहाँ पर एक और चीज़ आप देख सकते हैं, यू क्लाइम लिखा है, तो पैरेललिज्म के हिसाब से ये क्लाइम जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ भी क्या आनी चाहिए? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। पर यहाँ पर इट सब्जेक्ट है, तो इट सब्जेक्ट के लिए आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस लगाना पड़ेगा। तो आपका आंसर रहेगा इट बिकम्स। मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ध्यान से सुन लेना। द हायर यू क्लाइम ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जैसे जैसे आप ऊंचाई पर चढ़ते हैं वैसे वैसे सांस लेना डिफ़िकल्ट हो जाता है। हो जाता था या हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये एक रिपीटिंग एक्शन है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, जिसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। तो हैज़ बिकम इज़ बिकमिंग नहीं आएगा। आपका आंसर सिर्फ क्या रहेगा? बिकम्स, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? इट है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है तो एस और एस का यूज़ किया जाता है। तो इट मस्ट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो आंसर नीड्स टू बी ओनली बी। नेहा हैज़ बीन क्राइंग डैश मॉर्निंग। नेहा सुबह से रो रही है, ऐसा बोला जा रहा है। अब ध्यान से देखिएगा। देखिए दो चीज़ें होती हैं टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए, एक होता है सिंस, एक होता है फोर। सिंस का यूज़ आप कब करते हैं? फोर का यूज़ कब करते हैं? व्हेन वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर पॉइंट। जब आप टाइम की बात करते हैं, पर्टिकुलर पॉइंट की बात करते हैं, तो पॉइंट्स में टाइम को डील करेंगे तो आप सिंस का यूज़ करेंगे।
और जब आप ड्यूरेशन की बात करते हैं सेंटेंस में, ड्यूरेशन का मतलब क्या होता है? अवधि। ड्यूरेशन के लिए आप फोर का यूज़ करते हैं। सिंस का यूज़ आप करते हैं पॉइंट्स के लिए। जैसे मैंने बोला इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस 7 AM, सुबह 7 बजे से बारिश हो रही है। तो सुबह 7 बजे से बारिश होने का मतलब है 7 बजे एक पॉइंट माना जा सकता है। पॉइंट के लिए आप यूज़ करते हैं सिंस। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 5 hours, तो 5 घंटों से बारिश हो रही है, तो 5 घंटे क्या ड्यूरेशन है? अवधि है। तो अवधि के लिए क्या लगाया जाएगा? 4। तो यहाँ पर देखिए नेहा हैज़ बीन क्राइंग डैश मॉर्निंग, ये मॉर्निंग क्या हो सकता है? देखिए हमारा जो डे होता है वो इस प्रकार से डिवाइडेड है। एक है मॉर्निंग, उसके बाद आता है सर आपका नून, इसके बाद आएगा आफ्टरनून, इसके बाद आएगा इवनिंग, और इसके बाद आएगा नाइट, इसके बाद आएगा मिडनाइट। तो ये सारे के सारे क्या हैं? ये सभी के सभी पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स। तो मॉर्निंग से बता रहा है कि नेहा मॉर्निंग से रो रही है, तो मॉर्निंग से रो रही है तो मॉर्निंग एक पॉइंट हो गया, तो आपका आंसर रहेगा सिंस मॉर्निंग। वी कैन नॉट यूज फ्रॉम और फॉर, तो द यूज ऑफ सिंस इज कंसिडरेबल हियर, तो आंसर इज सिंस। क्वेश्चन नंबर 7 इज इनकरेक्टली वर्ड को आपको सेलेक्ट करना है। देखिए कंसीव की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है। कंसीव की स्पेलिंग रहती है CONCEIV लिखा हुआ है। जैसे कंसीव की स्पेलिंग है वैसे रिसीव की स्पेलिंग है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, RECEIVE रिसीव। वैसे रिसीव की स्पेलिंग है DECEIVE। बच्चे क्या करते हैं गलती, आई और ई को इंटरचेंज कर देते, जो कि गलत है। लेजर बिल्कुल सही है। लेजर का मतलब क्या होता है? लेजर का मतलब होता है आनंद लेना। रेन का मतलब शासन होता है। और नीस, एक होता है नेफ्यू, एक होता है नीस। नीस यूज़ किया जाता है बहन की बेटी या भाई की बेटी के लिए, भतीजी या भांजी के लिए। तो नीस की स्पेलिंग होती है NIECE, नीस। तो ये गलत लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 7। डिक्शनरी की स्पेलिंग में ए आता है, DICTION डिक्शनरी, ARY ना कि ORY। तो डिक्शनरी की स्पेलिंग ये होती है। पेरिशेबल जिसे नष्ट किया जा सकता है, ये बिल्कुल सही है। टेंजिबल जिसे आप छू सकते हैं। इररेलेवेंट का मतलब इलॉजिकल, जो कि इनअप्रोप्रिएट है, जो कि सूटेबल नहीं है, संदर्भ के हिसाब से नहीं है। तो सारे वर्ड्स क्लियर हुए, बढ़ते हैं आगे ईडियम्स की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 इज जीरो टॉलरेंस। दिमाग लगाओगे टॉलरेंस वर्ड को देखोगे तो टॉलरेंस टॉलरेट से बना है, और टॉलरेट एक वर्ब है, इसका मतलब होता है सहन करना, टू बियर समथिंग, बियर सहन करना। ज़ीरो टॉलरेंस, इफ़ यू टॉक अबाउट ज़ीरो टॉलरेंस का मतलब कि यहाँ पर 1% भी सहन नहीं किया जाएगा। किस चीज़ को सहन नहीं किया जाएगा? एंटी सोशल बिहेवियर। जो भी इस सोसाइटी के लिए बिहेवियर सही नहीं होगा, जो भी इस सोसाइटी से एंटी होगा या अपोजिट होगा बिहेवियर, उसे सहन नहीं करेंगे। तो मतलब कि जो भी चीज़ सोसाइटी के लिए गलत है उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। दैट इज़ ज़ीरो टॉलरेंस। ज़ीरो टॉलरेंस इस संदर्भ में यूज़ किया जाता है, तो आंसर रहेगा बी। क्वेश्चन नंबर 10 इज वेराइटी इज़ द स्पाइस ऑफ लाइफ। देखिए वैरायटी का मतलब है विभिन्न प्रकार की चीज़ें, स्पाइस का मतलब मसाला, लाइफ का मसाला है। कह रहा है कि अगर आप अलग अलग चीज़ों को अपनाते हैं ज़िंदगी में तो डेफिनेटली इट मेक्स योर लाइफ इंटरेस्टिंग। काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जाती है आपकी लाइफ। अलग अलग प्रकार की चीज़ों में आपका इंटरेस्ट होगा तो डेफिनेटली आपकी लाइफ क्या बनेगी? इंटरेस्टिंग बनेगी। तो न्यू एक्सपीरियंसेस मेक लाइफ मोर इंटरेस्टिंग। तो ए इज़ द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन एंड नथिंग एल्स। क्वेश्चन नंबर 11 इज वाइब्रेंट। वाइब्रेंट एक पर्सनैलिटी ट्रेट है, ये पर्सनस के लिए यूज़ किया जाता है। मैं बोलता हूँ कि पर्सन बहुत वाइब्रेंट है, इसका मतलब पर्सन बहुत एनर्जेटिक है। एनर्जेटिक, काफ़ी एंथुजियास्टिक है, एनर्जेटिक है, एंथुजियास्टिक वर्ड यूज़ किया जाता है, जीलस वर्ड यूज़ किया जाता है, आर्डेंट, पैशनेट, ये सारे वर्ड्स वाइब्रेंट के सिनोनिम्स हैं। आपको एंटोनिम की बात करनी है तो एंटोनिम देखना है। विविड का मतलब कलरफुल होता है, काफ़ी ब्राइट होता है, तो ये आपका सिनोनिम हो सकता है। जैजी, गॉडी, ये दिखावे के लिए यूज़ किए जाते हैं वर्ड्स। जैजी का मतलब चमकदार, दैट इज़ लस्ट्रस, LUSTROUS, लस्ट्रस, चमकदार, ब्राइट बोल सकते हो आप। गॉडी का मतलब ऑलरेडी बता चुका हूँ,
चाहे गॉडी हो चाहे गैरिश हो, मतलब होता है चमकदार। और यू कैन से टेस्टलेसली शोई, मतलब बहुत ज़्यादा शोई है, हद से ज़्यादा दिखावेदार है। देखो ड्रिप्स एंड ड्रैप्स, ड्रैप का मतलब विच लैक्स एनर्जी, और यू कैन से बहुत कम, तो ये वाइब्रेंट का अपोजिट हो जाएगा। ड्रैप का मतलब विच लैक्स एनर्जी, जो एनर्जी को लैक करता है, जिसमें एनर्जी कम है, ड्रैप। डीप सीटेड इज समथिंग जो अंदर तक फैली हुई है, डीप सीटेड। डीप का मतलब काफ़ी गहरा, और सीटेड का मतलब बैठना। जो चीज़ गहराई में बैठी हुई है, मतलब जो चीज़ बहुत ही परमानेंटली और फिक्स्ड है, काफ़ी अंदर तक छुपी हुई है, दैट इज़ डीप सीटेड। जैसे डिजीज़ होते हैं डीप सीटेड हैं, काफ़ी दिनों से किसी पर्सन के अंदर हैं, ठीक है। जैसे कैंसर का डिजीज़ अगर बहुत दिनों से अंदर है तो जानलेवा हो सकता है, डीप सीटेड का मतलब ये है। तो क्रॉनिक का मतलब लंबे समय से होता है, तो डीप सीटेड इसका सिनोनिम हो जाएगा। इनब्रेड का मतलब अंदर तक फैला हुआ। सबकॉन्शियस इज समथिंग विच इज़ नॉट कॉन्शियस, अनकॉन्शियस बोल सकते हैं। अनकॉन्शियस का मतलब हो गया जो अंदर तक नहीं बैठा हुआ है। कॉन्शियस का मतलब अटेंटिव है, जिसे सारी बातें पता हैं, जो चौकन्ना है। अनकॉन्शियस का मतलब सबकॉन्शियस, और यू कैन से जिसे सारी बातें नहीं पता हैं, तो दिमाग में बैठ ही नहीं है बात, तो आप बोल सकते हैं सबकॉन्शियस माइंड है। तो टेम्परेरी का मतलब क्या है? टेम्परेरी का मतलब हो जाएगा जो चीज़ अस्थिर है, अस्थाई है। परमानेंट का मतलब स्थाई हो जाएगा, परमानेंटली, और टेम्परेरी का मतलब है अस्थाई। तो आपका आंसर रहेगा बी इसका। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 13 का आपको सिनोनिम बताना है। इट इज़ प्राइवेशन। प्राइवेशन वो स्थिति है, एक ऐसी स्टेट जिसमें किसी पर्सन के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। ये प्राइवेसी से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है, बता दूं मैं आपको। इट इज़ नॉट रिलेटेड टू प्राइवेट या प्राइवेसी, तो ये तो आपका आंसर बिल्कुल हो नहीं सकता। तो प्राइवेशन इज़ पॉवर्टी, अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी, या बोल सकते हो डेप्रीवेशन, डेप्रीवेशन, डेप्रीवेशन। हार्डशिप, एफ्लिक्शन, बहुत कठिनाई है ज़िंदगी में। अगर बहुत कठिनाई है तो यू कैन से दैट दिस इज़ द स्टेट ऑफ प्राइवेशन। लग्जरी का मतलब बहुत पैसा होना, शाही से रिलेटेड। अबंडेंस का मतलब भरपूर, ये अपोजिट हैं। बी और डी ये ए के अपोजिट हैं। कार्नेज का मतलब मसैकर से है, और मसैकर का मतलब एक ही समय पर बहुत सारे लोगों की हत्या कर देना, जन नरसंहार बोलते हैं जिसे आप, दैट इज़ कार्नेज, मसैकर। तो बुचरी का मतलब होता है एनिमल्स को काटना, स्लॉटर करना, SLAUGSTER, टू मेक एनिमल्स फिट टू ईट। तो बुचरी का मतलब होता है काट देना, एनिमल्स को काट देना, तो कार्ने से रिलेटेड है। अकॉर्ड का मतलब समझौता है। कॉनकॉर्ड का मतलब हारमोनी, तालमेल से रिलेटेड है। सीसेशन का मतलब स्टॉप, सीसेशन का मतलब होता है स्टॉप, स्टॉप कर देना। जैसे रेनफॉल सेश हो गई है, तो इसका मतलब रेनफॉल स्टॉप हो गई है। क्वेश्चन नंबर 15 इज रिलेटेड टू वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, दैट इज अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। वन ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन, इसे आप क्या कहेंगे एक शब्द में? मतलब एक चीज़ एक से अधिक बातों में जानी जा सकती है। कहने का मतलब एक के अनेक अर्थ निकल रहे हैं, एक शब्द के अनेक अर्थ निकल रहे हैं, और आप कंफ्यूज हैं कि आपको सही वर्ड किसे मानना है, सही अर्थ किसे मानना है। दैट इज़, उस स्टेट को बोलते हैं एम्बिग्विटी, अस्पष्टता। ट्राइट का मतलब होता है कॉमन प्लेस रिमार्क, कॉमन प्लेस, कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, घिसी पिटी है, कॉमन प्लेस रिमार्क। प्लेटिट्यूड भी कह सकते हैं आप इसे, प्लेटिट्यूड, PLATITUDE। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, कॉमन प्लेस रिमार्क लिखा हुआ आ गया तो आपका आंसर रहेगा या तो प्लेटिट्यूड या रहेगा ट्राइट। अपोजिट का मतलब विरोधी होता है, एक्सेप्शनल का मतलब अलग से। ये बहुत क्लियर वर्ड है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। समथिंग वाइडली फियर्ड एज अ पॉसिबल डेंजरस ऑकरेंस, मतलब किसी चीज़ को आप बहुत ही ज़्यादा डेंजरस मान रहे हैं, तो आप उसे क्या कहते हैं? आप उसे बोलते हैं घैस्टली, मैकाब्रे,
जो आपके सामने हॉरर ऑफ डेथ लेके आते हैं, जो आपको डराते हैं कि मौत बिल्कुल सामने है। दैट इज़ घैस्टली, मकैब्रे, या बोलें ग्रूसम। ग्रूसम। स्पेक्ट्रे इज़ द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। बीगाइल का मतलब चार्मिंग होता है, कैप्टिवेटिंग होता है, जो आपको अपनी तरफ लुभाता है। मोनोलिथ, मोनो का मतलब सिंगल, लिथ का मतलब स्टोन होता है, एक ही बहुत बड़ा स्टोन, दैट इज़ मोनोलिथ। कैनी का मतलब होता है क्लेवर, अ पर्सन हु इज़ क्लेवर इन टॉकिंग, जो बात करने में बहुत ही ज़्यादा क्लेवर है, दैट इज़ कैनी। तो यहाँ पर सारे वर्ड्स क्लियर होते हैं। सो दीज वर योर 16 वर्ड्स एंड क्विज़ नंबर 1। आई होप ये क्विज़ आपको समझ में आया होगा। बेटा बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, जब तक लॉकडाउन है तब तक मैं आपको क्विज़ेस देता रहूँगा और कोशिश करूँगा कि उसके बाद में मैं आपको क्विज़ेस प्रोवाइड करता रहूँ। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू इट। थैंक यू वेरी मच।